गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक हम लोग अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करेंगे। कुछ हेल्थ इश्यूज के वजह से मैंने नई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। ओके, ह्यूमन लाइफ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वजह से मैं नई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। आज मैं फिर से इसको स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओके, आज का हमारा जो लेक्चर होगा ए फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका से होगा। डेरेक वॉलकट इसके राइटर हैं, जिनका एज ड्यूरेशन था 1930 से 2017। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका 2017 में डेथ हुआ। मॉडर्निस्ट और मॉडर्न पोएट के रूप में भी इनको जाना जाता है। ओके, ये जो आपका पोएम है एक प्रकार का रेशियल और कल्चरल जो टेंशन है जो अफ्रीका के बीच में, अफ्रीका और जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बारे में जो ऑपरेस्ड कंट्री है और जो ऑपरेस किया है, ठीक है, ऑपरेसिंग और ऑपरेस्ड के बीच का ये एक पोएम है। ओके, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो एक प्रकार का साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं वो बताना चाहूँगी जो इसके पोएम के बैकग्राउंड में है, तभी आप पोएम ये अच्छे तरीके से समझ सकोगे। ठीक है, कॉलोनियल टाइप का पोएम लिखा गया है और ये पोएम किक्यू मूवमेंट से जुड़ा है। किक्यू मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था जो ब्लैक लोग किए थे। ठीक है, वाइट जो वाइट और ब्लैक रेशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा फॉरेन में, बहुत ज़्यादा अफ्रीका और उस समय के पीरियड में चलता था, अभी भी चलता है। जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा को लेके है ना, उसी तरह वाइट एंड ब्लैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में रहती है। ठीक है, जो लोग वाइट हैं, सफ़ेद हैं और ब्लैक लोगों से बहुत ज़्यादा उनको नीचा देखते हैं, घृणा वाली बिहेवियर उनके साथ उनका होता है। ठीक है, इसमें एक लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ तक कि उनकी लैंग्वेज से भी, लैंग्वेज तो सेम होता है बट उनके लैंग्वेज से भी उनको प्रॉब्लम रहता है। और इस टाइप में और उनके हर चीज़ से, उनके लैंग्वेज से, उनके कल्चर से, सब चीज़ों से वाइट लोग जो होते हैं ब्लैक लोगों से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा अलर्ट शो करना चाहते हैं। ओके, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लाइन है, लिखा है बिटवीन दिस अफ्रीका एंड इंग्लिश टंग आई लव। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करते समय आपको बताऊंगी। ठीक है, इसके लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइंस इसके आप लोग याद रखिएगा। ओके, ये पोएम जो है पूरा का पूरा किक्यू मूवमेंट है। किक्यू मूवमेंट वहाँ पे हुआ था, किक्यू मूवमेंट को ही सेंटर करके लिखा गया था। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड ये है कि शुरू से ही वाइट लोग खुद को बहुत ज़्यादा ग्रेट मानते थे और ब्लैक लोगों को डोमिनेट करना चाहते थे। सो डोमिनेट है डोमिनेटिंग, दोनों डोमिनेटिंग लोगों का और डोमिनेंट लोगों का, दोनों का नेचर क्या होता है, दोनों की साइको क्या होता है, वॉलकट ने इस पोएम में शो करने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, पूरे पोएम में 3 स्टेंजा है, 3 स्टेंजा में पोएम लिखा गया है और तीनों स्टेंजा को 10-10 लाइन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेकेंड स्टेंजा में 11 लाइन है, थर्ड स्टेंजा में 12 लाइन है, सॉरी, और फर्स्ट स्टेंजा में 10 लाइन है। ये लर्न रखना आप लोग। ठीक है, और इसमें ये पोएम आपका पूरा का पूरा को फ्री वर्स में नहीं है, वर्स पोएम है बिकॉज इसमें आपका राइम स्कीम भी है कुछ, और इसके बाद कुछ इराटिक चीज़ें भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद फिगर आप स्पीच भी आपसे पूछने पे भी आप कमेंट करके नहीं बताते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, कोई नहीं। उसके बाद ऑक्सीमोरन और कंट्रास्ट, इस तरीके से बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें यूज हुए हैं। क्यू मूवमेंट एंड वाइट एंड जो ब्लैक लोग हैं, इनके बीच में हमेशा से शुरू से बहुत ज़्यादा इशू चलता था। शुरू से वाइट लोग क्या करते थे कि डोमिनेट करने का, जो ब्लैक लोग हैं उनके प्रति इनके माइंड में शुरू, इनका मतलब शुरू से ही था। जैसे हमारे यहाँ कल्चर एंड क्लास है ना, उसी तरह क्लास, जैसे हमारे यहाँ कास्ट है, जो हायर क्लास के लोग होते हैं, हायर कास्ट के लोग होते हैं, क्या करते हैं, लोअर कास्ट को ऑपरेट करना चाहते हैं अपने आप, हर चीज़ अपनी सुपरियॉरिटी शो करते हैं, हर चीज़ में अपनी सुपरियॉरिटी शो करेंगे। उसी तरह ब्लैक लोग क्या, सॉरी, वाइट लोग क्या करते थे कि ब्लैक लोग के ऊपर हमेशा सुपरियॉरिटी शो करते थे, हमेशा अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने हर चीज को खुद पे सुपीरियर शो करना चाहते थे। ठीक है, इसी सुपरियॉरिटी को खत्म करने में, दोनों को इक्वल करने के लिए किक्यू मूवमेंट चला और
ये जो है पूरा का पूरा पोएम उसी के बैकग्राउंड में, कि क्यों मूवमेंट के बैकग्राउंड में है। होता यूँ है कि जब किसी भी साइकोलॉजिकल एक बातें होती हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं, जो इंसान अपने माइंड में बैठाए रहता है, ठीक है? और किसी भी और वो जब वो वाला सिचुएशन उसके साथ क्लियर हो जाता है ना, तो अपने आप को सुपीरियर मानने लगता है। सुपीरियॉरिटी वाली फीलिंग उसके दिमाग में हमेशा से आ जाती है, ठीक है? कि क्यों मूवमेंट में भी आप जो ये व्हाइट एंड ब्लैक वाला भी था, इनके शुरू से जो रेशियल इनकी प्रॉब्लम थी, शुरू से अब आप वहाँ पे देखोगे उस साइड उसका उधर की कंट्रीज में, तो रेशियल प्रॉब्लम थी। रेशियल प्रॉब्लम और कल्चरल टेंशन्स हमेशा से वहाँ पे चला होता है। कोलोनियल व्हाइट लोग क्या थे, अपनी इसी फीलिंग को तो लेके सबको वो जितने कॉलोनियल्स प्रॉब्लम थी सब अराइज क्यों हुआ, व्हाइट एंड ब्लैक को लेके तो था। हमारे यहाँ भी आए थे तो क्या इंडियंस हम लोग ब्लैक ही मानते थे, बिकॉज जो नेटिव इंडियंस होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं। अफ्रीका से जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इंडिया और अफ्रीका एक ही प्लेट से, एक ही पेंजिया लैंड से, एक ही क्या कहते हैं, एक ही प्लेट से जुड़ा हुआ था, और एक ही प्लेट का दो हिस्सा है, अफ्रीका और इंडिया, ठीक है? तो अब जो इंडियन थे, इंडियन भी ब्लैक ही थे, और व्हाइट लोग हमेशा खुद को सुपीरियर समझते थे ब्लैक लोगों से। उनकी मेंटालिटी इस तरीके की थी कि ब्लैक लोगों की थी। वही वॉलकट कहते हैं, वॉलकट के दूसरे पोएम से वॉलकट वही कहते हैं कि हमारा ओरिजिन तो एक है, सोर्स भी एक है, हम शुरू में साथ ही रहते थे। जब ये व्हाइट एंड ब्लैक का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, जब हमारे माइंड में ऐसी फीलिंग्स नहीं आई थी, तब तक तो सब लोग हम लोग साथ रहते थे। लेकिन अचानक से ऐसी फीलिंग्स आ गई और हमें विस्ट टाइप का बिहेव किया जाने लगा। आप लोग विस्टर्स बन के जानवर की तरह आप लोग बिहेव करने लगे, व्हाइट होते हुए भी, ठीक है? और हमारे जब सिविलाइजेशंस का डाउन था, लिखा है कि हैव वेल सीन सिविलाइजेशन स्टॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट रिवर ऑफ बिस्ट टेमिंग प्लेन, ठीक है? सिविलाइजेशंस का जब डाउन हुआ था, डाउन मतलब सूर्योदय हुआ था, तब तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है? होता ये है, यूं ही है, शुरू में जब सब लोग साथ साथ रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हमें कहीं न कहीं से फीलिंग आ जाती है, किसी को भी कहीं न कहीं से, कि वी आर सुपीरियर, हम सामने वाले से सुपीरियर हैं, अच्छे हैं, तभी फीलिंग आती है। आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपके ग्रुप में कोई बंदा रहता है, तो तब तक तो आपके साथ तो सही सलामत चलता है, एकदम सही-सही सब कुछ होता है। लेकिन जहाँ से उसकी एक छोटी-सी भी जॉब लग जाए, एक छोटी-सी भी अगर उस बंदे की जॉब लग जाए, उसके बाद वो खुद को एलिट क्लास का समझता है। और जो अनएम्प्लॉयड उसका साथी रहता है, उससे अपना हर रिलेशन कहीं न कहीं से वो तोड़ना चाहता है, बहुत ज़्यादा ऐसे। अब उनको हर चीज़ें एलीट क्लास की ही लगती हैं, हर चीज़ें अब उनको एलीट क्लास, उनका कल्चर, उनका बिहेवियर, उनका सब कुछ शो हो जाता है। और वो भले ही आपके सामने दिखाने के लिए, नोबल पर्सन बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए सब कुछ करें, लेकिन वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जिसको इनर बिहेवियर कहते हैं ना, जो आंतरिक जो चीज़ें होती है, वो चेंज हो जाता है। और ये लोग यहाँ तो दिखाने वाली भी बात नहीं थी, ये तो दिखाने वाली भी प्रॉब्लम अफ्रीकन कंट्रीज और व्हाइट लोगों में नहीं थी, ये तो ओपनली इन लोगों का शोषण करते थे, एकदम खुल्लम खुल्ली उन लोग का शोषण करते थे। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन ये भी लिखा गया है, बता रही हूँ। हम्म Corpses are scattered through a paradise. पैराडाइज यहाँ पे ऑक्सीमोरन है आपका। क्रॉप्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू ए पैराडाइज, एक पैराडाइज के चारों क्रॉप्सेस लेटे हुए थे, ठीक है? इतना ज्यादा वायलेंस हुआ था, वायलेंस बहुत ज्यादा, इसमें वायलेंस की बातें की गई हैं। इतना ज्यादा वायलेंस हुआ है, इतना ज्यादा ब्लड शेड हुआ है कि चारों तरफ एकदम क्रॉप्सेस ही क्रॉप्सेस हैं। एंड क्रॉप्सेस आर स्कैटर्ड थ्रू ए पैराडाइज, और उसको पैराडाइज कहा गया है, ठीक है? स्वर्ग कहा गया है, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं पोएम को एक्सप्लेन करना। A wind is ruffling the tiny belt of Africa. Kick you quicks as flies, batten upon the blood streams of belt. Corpses are scattered through a paradise. Only the warm kernel of carrion cries. Waste no compassion on these separate dead. Statics justify and scholars siege the silence of colonial policy. The silence of colonial policy. What is that to white child hacked in bed, to savage expandable as Jews? ठीक है? इसमें पोएम कहते हैं कि ए विंड इज रफलिंग द ट्वेनी पेल्ट, एक जो हवा है बहुत ही विचित्र, व्याकुल, घबराने वाली, खलबली मचा देने वाली,
जो ऊपर से बस दिखावटी है, ठीक है? और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि खाल उतारने वाली जो कूड़ा-करकट है, जो वेल्ट-पेल्ट मतलब जो फालतू की चीज़ें हैं, उसको जो वेस्ट मटेरियल से जो खराब चीज़ है सोसाइटी को, उसको उठा के ऊपर लाने वाली है। अफ्रीका में इस तरीके की एक हवा चल रही है कि क्यों क्विक एज़ फ्लाइज़ और व्हाइट लोग हैं, इतना ज़्यादा अ, दमन पे उतारू हो गए हैं, इतना ज़्यादा ऑपरेस्ट कर रहे हैं ब्लैक लोगों को कि एकदम चारों तरफ इस तरीके का भयंकर तूफान आया हुआ है। रफलिंग, ठीक है? रफलिंग टेल एंड प्लेट, खाल उखाड़ने वाला इस तरीके का तूफान चारों तरफ आया हुआ है। बैटन अपॉन द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द वेल्ट, ठीक है? वेल्ट अफ्रीका का घास का मैदान होता है, इसको वेल्ट कहते हैं, आप लोग जीएस में पढ़े होंगे। क्रॉप्सिस आर स्कैटर्ड थ्रू ए पैराडाइज, और इस तरीके के दमन में इस तरीके का जो ऑपरेशन वाली बिहेवियर हो रहा है, इस तरीके के दमन में चारों तरफ लाश ही लाश फैली हुई है और एक पैराडाइज की तरह लग रहा है, ठीक है? क्यों 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 लोग जो हैं अपने फ्रीडम के लिए, खुद के फ्रीडम के लिए कॉलोनियल लोगों से बचने के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। और एक न एक दिन ऐसा आएगा, इतना फ्रीडम मिल जाएगा कि क्रॉप्सेस जो हैं पैराडाइज के सिंबल्स बन जाएंगे, क्योंकि इन्हीं क्रॉप्सेस के बदले हमें जो फ्रीडम मिलेगी, इन्हीं क्रॉप्सेस के बल पे मिलेगी। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दम पे ही तो हमें भी स्वतंत्रता मिला और हम पैराडाइज लाइक सुख भोग रहे हैं। वही बात ये भी यहाँ भी कहना चाहते हैं। Only the warm kernel of carrion, only the warm carrion of कर्नल ऑफ कैरियन क्राइज, चारों तरफ क्राइज ही क्राइज सुनाई दे रहा है। सड़े हुए जानवर के मांस और इस तरीके की चीजें और वार्म, चारों तरफ यही सब फील हो रहा है। वेस्ट नो कंपेंशन ऑन दिस सेपरेट डेड, इन मरे हुए लोगों पे कोई भी कंपेंशन, कोई भी दया, कोई भी सहानुभूति टाइप की कोई भी इस तरीके चीजें नहीं दिख रही हैं। स्टैटिक्स जस्टिफाई एंड स्कॉलर्स टू साइलेंट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी, what is that white child hackened in the way to savage expendable of Jews? और जो हैक एंड वाइल्ड चाइल्ड है, वर्ड हैक एंड वाइल्ड हैक एंड चाइल्ड इन्वेड, इस तरीके से एकदम इन लोगों की वजह से डर के जो चाइल्ड है, जो हैक एंड चाइल्ड है, इट मीन जो अफ्रीका जो क्विकन लोग क्विक्यूज मूवमेंट है, वो मूवमेंट एकदम उसका दमन कर दिया गया, ऑपरेश कर दिया गया है, एकदम साइलेंट हो गया। कॉलोनियल पॉलिसीज एकदम सारी कुछ एकदम साइलेंस वाले कंडीशंस में आ गए हैं और सब लोगों का कंप्लीटली चारों तरफ क्रॉप्सेज ही क्रॉप्सेज हैं और सब लोगों का दमन किया जा रहा है। पूरा वायलेंस का सीन यहाँ पे प्रेजेंट करता है। थ्रेस्ड आउट बाय वेटर्स, द लॉन्ग रसेस ब्रेक इन ए वाइट डस्ट ऑफ आइपसीज हु क्राइज हैव वेल्ड सिंस सिविलाइजेशन dawn from the post river and beast streaming plain. The violence of beast on wish trade, natural law, but upright man seeks his divinity by inflicting pain. Delirious as worried beast, his words dance to tighten crashes of drum, while he calls courage still that native dead of white peace contracted by the dead. ओके, अब यहाँ पे कुछ बातें बताता है अपने कल्चर के बारे में, ठीक है? जो कल्चर्स के बारे में ध्यान से देखना, और अपने कल्चर्स के बारे में, सिविलाइजेशंस के जब सिविलाइजेशन का उदय हुआ, डॉन हुआ, उस टाइम की बातें बताता है, ठीक है? और यहाँ पे कहता है कि ये जो कॉलोनियल लोग हैं, ये जो व्हाइट लोग हैं, बिल्कुल वेस्ट टाइप के, बिल्कुल पशुवत जानवर की तरह का बिहेव करते हैं। थ्रेस्ड आउट बाय वेस्ट, द लॉन्ग ग्रासेस ब्रेक इन ए वाइट डस्ट ऑफ आइसी शूज क्राइज, चारों तरफ क्राइज ही क्राइज सुनाई देता है। वाइट डस्ट, जो सफेद डस्ट है, जो वाइट डस्ट कहने का ट्रांसफर इपिटेट है यहाँ पे। व्हाइट डस्ट कहने का मतलब है कि जो सफेद लोग चलते हैं और उनके धूल जूते से जो धूल उड़ते हैं, उस वजह से चारों तरफ क्राइज ही क्राइज सुनाई देते हैं। हैव वेल्ड सीन सिविलाइजेशन स्टॉर्म फ्रॉम फर्स्ट रिवर बेस्ट टिविंग प्लेन, द वायलेंस ऑफ बेस्ट एंड बेस्ट स्प्रेड, चारों तरफ वायलेंस ही वायलेंस दिखाई देता है, हिंसा ही हिंसा दिखाई देता है। एज नेचुरल लॉ बट अपराइट मैन सीक्स हिज डिवाइनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन, चारों तरफ पेन ही पेन, दर्द ही दर्द दिखाई देता है, लगता है कि नेचुरल लॉ है, ठीक है? Delirious as this worried waste, his worms dance to tighten crashes of drum. और यहाँ पे बात करते हैं कि जो डेलेरियस एज द वर्ड वेस्ट, चारों तरफ जानवर, चारों तरफ
जो भी लोग को दिखाते हैं वो भी इनको ऑप्रेस करके भी उनको शांति नहीं मिली है, तभी भी वो बरिड ही है, चिंता में ही है। हिज वर्ड्स डांसेस टू द टाइटन क्रैशेज ऑफ ड्रम। और यहाँ पे जो ड्रम की बात करता है, अफ्रीकन कंट्रीज में एक ड्रम होता है, और वो ड्रम का जो ऊपर वाला सजाने का होता है उसको जानवरों की खाल से या आदमियों के खाल से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वॉल्स में डांस करते हैं, जो खून और लाशों के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर डांस करते हैं, जो पैराडाइज लाइक सीम होता है, वो ड्रम जो बनाया गया है वो भी ह्यूमन स्किन से ही बनाया गया। While she calls courage is still the native dread and voice spirit contracted by the dead। और एकदम जो वॉइस जब एकदम शांति, मरने के बाद सब लोग एकदम किक्यू मूवमेंट हुआ था, किक्यू मूवमेंट में जो इतना ज़्यादा ब्लडशेड हुआ था, रक्तपात हुआ था, वहाँ के बाद जो वाइट साइलेंस दिख रहा है, while he calls courage is still the native dead of white peace contracted by the dead। एकदम वाइट पीस देख रहा है जो डेड, जो वाइट, और ये वही वाइट पीस कैसे आया है, कॉन्ट्रैक्टेड बाय द डेड। डेड लोगों के कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, डेड लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप मरो, उसके बाद वाइट पीस आएगा, तब वही वाइट पीस आया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं। Again, Brutish necessity wipes his hand upon the napkin of dirty cause, a waste of our compassion, and as with his pen, the gorilla gestures with the Superman, I who poisoned with the blood of both, where shall I turn, divide to vain, I who have cursed the drunken officers of British rule, how choose between this African English tongue I love, betray them both or gave back they gave, how can I face such shelter and be cool, how can I turn from Africa and live again? Brutish necessity wipes his hands। इसमें फिर राइटर कहता है कि अगेन ब्रिटिश नेसेसिटीज वाइफ ही हैं, फिर से ब्रिटिश नेसेसिटीज जो है, कुछ जो ब्रिटिश पाश्विक नेसेसिटीज हैं इंसान की, कुछ इसमें साइकोलॉजिकल बताता है, इंसान की जो कुछ पाश्विक नेसेसिटीज हैं, जो पाश्विक इमोशनल या जिसको पाश्विक साइकोलॉजिकल नेसेसिटीज कह लो, वाइफ सी हैंड्स अपने हाथ धोता है विद ब्लड खून से, अपॉन द नैपकिन डर्टी कॉज अगेन ए वेस्ट ऑफ और कंपेंशन। और नैपकिन अपॉन द नैपकिन ऑफ डर्टी कॉज, और कुछ डर्टी कॉज की वजह से, कुछ गंदे रीजन्स की वजह से, जो वाइट नैपकिन होता है, जो लाइफ का वाइट, उसको गंदा कर देता है। अगेन ए वेस्ट ऑफ कंपेंशन, एंड उसके बाद यहाँ पे कोई कंपेंशन भी नहीं देखता है, कोई सहानुभूति भी नहीं देखती है। इसके बाद वो बात करता है एज विथ स्पेन, जैसा कि स्पेन के साथ हुआ था। यहाँ पे स्पेन और स्पेन के साथ जो स्पेनिश सिविल वॉर हुआ था 1936 से 1939 के बीच में, जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स के बीच में, और रिपब्लिकन्स एंड फासिस्ट के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स एंड फासिस्ट के बीच में लड़ा गया था, उस युद्ध का जिक्र करता है। ठीक है, जैसा कि स्पेनिश के टाइम में हुआ था, इसमें भी ब्रिटिश फौज था, मुझे ब्रिटिश नेसेसिटीज थी, साइकोलॉजिकल रीजंस था, कोई जरूरी कारण नहीं था कि युद्ध होता है, बिना युद्ध हुए ही, बिना ये डेमोक्रेटिक बार हुए ही भी काम चल सकता था, लेकिन नहीं, नहीं काम चला। ठीक है, द गोरिल्ला वेस्ट वेस्ट द गोरिल्ला वेस्ट रेस्टलर्स रेस्टलर्स with the Superman, I who am poisoned with the blood of both, और मैं जो दोनों लोगों के ब्लड से पॉइजन हूँ, इल पॉइजन हूँ, वेयर सेल आई टर्न, मैं किधर जाऊँ, किधर मुड़ूँ, क्या करूँ, आई एम है, बिल्कुल bewildered है, कंफ्यूज्ड है कि व्हाट ही शुड टू डू, उसे क्या करना चाहिए। डिवाइडेड टू द वेन, वेन के बीच में बटा हुआ था, आई हु हैव कस्ट, हमें जो कष्ट हुआ है, जो दमित हुआ है, जिसको दबाया गया है, जिसको ऑप्रेस किया गया है, द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, और जो ब्रिटिश रूल के जो वाइट ऑफिसर हैं, जो ड्रंकन ऑफिसर हैं, जो ड्रिंक करते हैं, हाउ चूज, कैसे चूज करते हैं, बिटवीन दिस अफ्रीकन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश टंग आई लव, कि अफ्रीका और इंग्लिश का टंग है, इंग्लिश का जो लैंग्वेज है, दोनों में से कौन बेटर है, किससे प्यार किया जाए, किससे लाइक जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डेट्स कॉल्ड लव, किसको अपनाया जाए, किस बेसिस पे चूज करते हैं, मल्ली कलर के बेसिस पे, मल्ली कल्चर के बेसिस पे, किस बेसिस पे, लैंग्वेज यहाँ पे सिंबलाइज करता है टोटली होल कल्चर को, कैसे सिंबलाइज करते
करते हैं वो, किस बेसिस पे वो सिंबलाइज करते हैं, ओके, किस बेसिस पे वो किसी चीज को अपने लैंग्वेज को ज्यादा बेटर मानते हैं, ठीक है। वे ट्राई देम बोथ और गिव बैक व्हाट दे गिव, हाउ कैन आई फेस शॉल्टर एंड बी कूल, कैसे मैं शॉल्टर को फेस करूं, कैसे मैं पूरे नरसंहार को, जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है कि क्यों मूवमेंट पे बिना किसी रीजन का, ठीक है, नेसेसिटीज वाइब्स, ब्रिटिश नेसेसिटीज की वजह से कैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूं, किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करूं, ओके। हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीकन लाइफ, मैं अफ्रीका से कैसे वापस जाऊं, इस तरीके का ब्लड शेड, इस तरीके का मूवमेंट, इस तरीके का जो आंदोलन हुआ था उसको देखने के बाद, कि क्यों मूवमेंट के बाद अब कैसे मैं अफ्रीका से वापस जाऊं और कैसे मैं यहाँ से टर्न करूं लेफ्ट, ओके। इस पोएम, पूरे पोएम को, पूरा जो पोएम है ये कैरेबियन राइटर डेरेक वॉलकेट के द्वारा लिखा गया है, और इसमें किक्यू मूवमेंट को सेंटर पॉइंट बनाया गया, वाइटर ब्लड और रेशियल कल्चर्स को, जो कल्चरल मूवमेंट्स है उसको पॉइंट आउट करके लिखा गया है। ये आपका पूरा पोएम था। इसके बाद अगर इससे कोई क्वेश्चंस होगा यू कैन आस्क। डेरेक वॉलकेट एक अफ्रीकन पोएट थे, ओके, कैरेबियन पोएट भी इनको कहा जाता है, अफ्रीकन पोएट भी इनको कहा जाता है। ए फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका उन्हीं का लिखा हुआ है। डेरेक वॉलकेट एक टीचर, प्ले राइट, पोएट, आर्टिस्ट थे, नोबेल प्राइज विनर भी थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, ठीक है, ओके। अगेन ए फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका जो पब्लिश हुआ था 1962 में पब्लिश हुआ था। ये पूरा एक तरीके से केन्या के एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री को भी अप्राइज करता है, कि क्यों मूवमेंट को अप्राइज करता है, कि क्यों मूवमेंट को, कि क्यों एक ट्राइब था, एक जनजाति थी, और इस चीज को माओ फाइटर्स के नाम से भी जानते हैं। ये वायलेंस ऑफ 8 ईयर्स, पूरा 8 साल तक ये मूवमेंट चला था, पूरा 8 ईयर तक ये मूवमेंट चला था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस होगा यू कैन आस्क मी इन दिस। नेक्स्ट पोएम देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पोएम होगा, डिफिकल्ट समझ में आएगा कि जो पोएम डिफिकल्ट है उसको नेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, नहीं तो फिक्शन से स्टार्ट किए जाएंगे, ओके।